ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग जो है वो अपने कैपिटल को अरेंज करते हो, अपने कैपिटल की प्लानिंग करते हो कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज बिजनेस के अंदर कैपिटल्स आर अवेलेबल, देन वी कैन आर मैनेजेज इन द बिजनेस। ठीक है, कि अगर हमारे पास कैपिटल है, हमने उसको कैसे मैनेज करना है। अगर हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि मोस्टली पीपल्स ऐसे होते हैं, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो है ना वो लामसम जो है ना वो अमाउंट अवेलेबल होती है, बट उनके पास डिसीजंस नहीं होते हैं, उनको आइडियाज नहीं होते हैं, उनके जो है वो स्किल्स नहीं होती कि हम लोगों ने अपनी जो सेविंग है ना उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, वो अपनी सेविंग को किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बट उनके पास डिसीजन नहीं हो रहा कि हम इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें जहां से हम लोगों को बेनिफिट्स जो है वो मिले। अब वो कहते हैं कैपिटल बजटिंग क्या होता है। कैपिटल बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग अपने कैपिटल्स को बजट करने के लिए, अपने कैपिटल को अरेंज करने के लिए उसके अगेंस्ट जो है वो प्लानिंग करते हो। अब लेट्स सपोज करो कि कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। हम एक बिजनेस की बात करें, सबसे पहला उसका स्टेप होता है कि प्लानिंग करना, उसके बाद सेकंड वाला स्टेप होता है ऑर्गेनाइज, थर्ड इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट वाला पॉइंट होता है कि उसको कंट्रोल करना। फर्स्ट पे जब हम लोग प्लानिंग करेंगे, अगर हमारे पास पैसा अवेलेबल है, कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है, हम लोगों को बट ये नहीं पता चल रहा कि हम लोगों ने पैसे को लगाना कहाँ पे। डेफिनेटली सबसे फर्स्ट इनिशियल जो है वो स्टेप यही होगा कि प्लानिंग करनी है। जब हमने प्लान कर लिया कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, बिजनेस को हम लोगों ने नाम दे दिया कि एक एबीसी कंपनी का नाम है, इसको हमने एबीसी इंडस्ट्री का नाम दे दिया। नेक्स्ट सेकंड वाला स्टेप होगा कि हम लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज किया, डेफिनेटली जब हमने प्लान कर लिया कि हमने एक इंडस्ट्री बनानी है, हमने एबीसी कंपनी बनाई है, वहां पे हम लोग चीजों की प्रोडक्शन करने लगे हैं। ठीक है, जब चीजों की प्रोडक्शन करने लगे तो इसका मतलब कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चीजों को बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला थर्ड वाला स्टेप है कि इम्प्लीमेंटेशन करना। डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन। जब आप लोगों ने एक चीज को बना लिया है, बना के आप लोगों ने चीज को इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना, आपने इसको मार्केट में भी तो लेके आना है ना। जब तक आप उसको मार्केट में नहीं लेके आओगे, पब्लिक को क्या पता चलेगा कि आपने चीज बनाई है और उसको मार्केट में लेके आना चाह रहे हो। जब आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी, इम्प्लीमेंटेशन करने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी चीज को मार्केट में लेके आए हो, कस्टमर को सेल आउट किया, देन लास्ट स्टेप चीज फीडबैक होता है। ठीक है, फीडबैक में क्या करते हो, कस्टमर से व्यूज लेती हो, उनकी ऑब्जर्वेशन लेती हो कि हाँ जो मैंने प्रोडक्ट बनाई थी वो आप लोगों को वैलिड भी लगी है, आप लोगों के लिए सूटेबल भी है, आप उस चीज से सेटिस्फाइड भी हो या अनसेटिस्फाइड हो। इसी तरह कैपिटल बजटिंग के अंदर होता है कि कैपिटल बजटिंग जो है वो एक प्लानिंग प्रोसेस है कि आपने अपने कैपिटल को कैसे प्लान करना होता है। ठीक है, अब उससे उसको 3 स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट वाला पे बैक पीरियड है, नेक्स्ट वाला एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आईआरआर का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो महमूद। नेक्स्ट कर दो, ये ओवरव्यू दिया हुआ है, नेक्स्ट वाली स्लाइड कर दो। अब डेफिनेशन ऑफ बजट क्या होता है, वो कहते हैं कि एक हमारे पास वर्ड होता है बजट, बजट से हम लोग बजटिंग करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पे बताया कि बजटिंग क्या होती है। बजटिंग इज द मैनेजमेंट टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फ्यूचर एक्टिविटी। डेफिनेटली वी आर ऑलरेडी डिस्कस के टर्म्स ऑफ द बजटिंग या टर्म ऑफ द कैपिटल, टर्म ऑफ द मैनेजमेंट, टर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पहला प्लान क्या होता है, हम
यहाँ से पढ़ रहे थे कि आप लोग फर्स्ट स्टेप है आपके पास कि बजटिंग क्या होता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग एक बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने उसके इनिशियल पार्ट क्या होगा कि आप लोगों ने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग से लेके लास्ट तक आप लोगों का कौन सा स्टेप है, कंट्रोलिंग करना। जितनी भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटी आती है प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, उसको हम लोग जो मैनेजमेंट उसको जो है वो टूल्स को यूज करती है उसको हम बजटिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखा कि बजट क्या होता है। इट इज द फाइनेंशियल प्लान एंड अ लिस्ट ऑफ ऑल प्लान एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। अब यहाँ पे उसने टू वर्ड यूज किए, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द टर्म ऑफ द एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस इज द टर्म ऑफ द रेवेन्यू। लेट्स सपोज एक्सपेंसेस क्या होते हैं आप लोगों के, अखराजात होते हैं, और रेवेन्यू क्या होती है आप लोगों की आमदनी होती है। कहते हैं कि जितनी भी आप लोगों की बिजनेस के अंदर आमदनी होगी, जितने भी आप लोगों के अखराजात होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बजट का नाम देंगे। समझ आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है। क्लास समझ क्लास समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। एहतशाम कौन है क्लास में? आमना ताहिर? एहतशाम कौन है क्लास में? एहतशाम कौन है क्लास में? कोई नहीं है क्लास में एहतशाम? नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड करो महनूर। कहाँ सो रही हो आप एहतशाम? इधर ही मैं। इधर ही हो? मैं तो आपको कब से बुला रही हूँ, अगर आप इधर होते तो आप रिस्पॉन्स ना करते। वो हमने दिए थे करने के, वो अब आपने करवानी है। नेक्स्ट आप लोगों की स्लाइड आ जाती है कि बजट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। आप लोगों के पास जो है वो थ्री टाइप्स आ जाती हैं बजट की। फर्स्ट वाली है कि बेसिक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद सेकंड वाली टाइम पीरियड, और थर्ड पे है कि फंक्शनली क्या होता है। फर्स्ट उसने कहा है कि बजट सेक्टर कौन कौन से होते हैं। आप लोगों के पास फिफ्थ कैटेगरीज में उसने बजट सेक्टर डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट पे बिजनेस स्टार्टअप बजट, कॉर्पोरेट बिजनेस बजट, थर्ड पे गवर्नमेंट बजट, इवेंट मैनेजमेंट बजट, और पर्सनल फैमिली बजट। उसने कहा कि हम बजट सेक्टर को किन किन जो है वो चीजों में डिवीजन कर सकते हैं उसकी। अब साथ में उसकी टाइप्स बता दी हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बजट क्या होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड वो होता है जैसे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास बजट जो है ना वो उन्होंने कहा है, एक कंपनी है उसके पास जो बजट है ना, उसकी बजट की जो उसकी एक्टिविटी है ना, उसने कहा कि जी 1000 की है। आपने इसके अंदर ही सारी बिजनेस के प्लान करने हैं, सारी बिजनेस की ऑर्गेनाइजिंग करनी है, सारी इंप्लीमेंटेशन करनी है, सारी कंट्रोलिंग करनी है। जितना भी प्रोसेस है वो 1000 के अंदर अंदर आप लोगों ने जो है ना वो इसको कंप्लीट करना है। बट वेरिएबल बजट क्या होते हैं, जिनके अंदर फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, फिक्स नहीं होते, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये आप लोगों के सिचुएशंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोगों के जो बजट है वो हम उसको अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट आ जाता है आप लोगों का कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बजट आ जाते हैं। अब जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि हमारा जो बजट प्लान होता है किस डेट को सेट किया जाता है। रेहान तारिक कौन है? रेहान तारिक आप बताओ, ये बताओ कि बजट प्लान कब सेट किया जाता है हमारा, जल्दी से बता दो, शाबाश। रेहान तारिक कौन है क्लास में? कोई नहीं है क्लास में रेहान तारिक। मुझे ना ये आप लोगों की ये वाली हैबिट्स बहुत बुरी लगती हैं, इसी वजह से मैंने आप लोगों को दो टॉपिक्स दिए थे और आप लोगों ने अपने सर पे ऐसे उसको सवार कर लिया कि जैसे पता नहीं आप लोगों को क्या कह दिया होता है कि मैंने कि ये काम कर लो आप लोग। ये मुझे बहुत बुरी हरकत लगती है आप लोगों की क्लास की कि क्लास ज्वाइन करके खुद पता ही नहीं होता कि हो कहाँ पे आप लोग। अगर आप लोग इतने बिजी हो तो मत क्लास ज्वाइन किया करो, इतनी जहमत क्यों करते हो क्लास ज्वाइन करने की। एक दफा आप लोगों का रिजल्ट आने दो, आप लोगों को खुद ही समझ आ जानी है कि आप ये किया क्या है मैंने आप लोगों के साथ।
अब यहाँ पे वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बजट क्या होता है। जैसे लेट्स सपोज करो कि हमारा हर साल जो है वो बजट जो है वो सेट किया जाता है 30 जून को। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारी बजट की सेटिंग की जाती है तो डेफिनेटली हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को सेट करना होता है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड रखा होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म बजट प्लानिंग रखी होती है। शॉर्ट टर्म में वो क्या करते हैं, आफ्टर 6 मंथ जो है वो अपनी बजट प्लानिंग कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते हैं, वो आफ्टर 1 ईयर जाके अपने बजट की सेटलमेंट करते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि बेसिक्स ऑफ फंक्शनली क्या होता है। सेल्स बजट आता है, प्रोडक्शन बजट है, मार्केटिंग बजट है, प्रोजेक्ट बजट है, रेवेन्यू बजट है, कैश फ्लो बजट है और या कैश बजट है। ये नेक्स्ट जाके आप लोगों ने सारी 1 बाय 1 जो है ना वो इसको डिस्कस करोगे। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो महनूर। अब नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, वो कहते हैं कि ऑपरेटिंग एसेट यूज फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, अब डेफिनेटली उसने कहा है कि ऑपरेटिंग एसेट यूज फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि चीजों को बनाना। ठीक है, कहते हैं कि आप लोगों ने एक एसेट्स है उसके ऊपर आप लोगों ने प्रोडक्शन करनी है, उसके ऊपर आप लोगों ने एक ऑपरेशन करवाना है। तो डेफिनेटली जब तक कैपिटल ना होगा तो विदाउट कैपिटल आप रनिंग प्रोसेस में नहीं आ सकते। जो आप लोगों की प्रोडक्ट का या प्रोडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल होगा तो आप प्रोडक्शन करोगे। जब तक आप अपने प्रोडक्शन को तब तक कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक आप अपने ऑपरेटिंग एसेट्स को ऊपर आप अपना कैपिटल नहीं लगाते। नेक्स्ट बात करते हैं कि बजट क्या होता है। अभी हम पीछे बजट को डिस्कस करके आए हैं। द प्लान दैट डिटेल्स प्रोजेक्ट कैश फ्लो ड्यूरिंग सम पीरियड। ठीक है, अभी हम पीछे भी बजट को पढ़ के आए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कैपिटल बजटिंग क्या होता है। पहले हम लोगों ने कैपिटल को पढ़ा, फिर हम लोगों ने बजट को देखा, अब उस हम लोगों ने क्या करना है, कैपिटल बजटिंग को डिस्कस करना है। कहते हैं प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग प्रोजेक्ट्स एंड डिसाइडिंग विच वंस टू इंक्लूड इन कैपिटल बजट। कहते हैं कि हम कैपिटल बजटिंग, ये देखो नीचे आप लोगों को पिक्स में भी दिखाया गया होगा कि आप लोगों को 2 से 3 जो है उन्होंने स्केच बना के दिए हुए हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग का मतलब ये होता है कि हम हमें जो है वो एक प्रोजेक्ट दिया गया है। प्रोजेक्ट जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि अगर मैं आप लोगों से, जैसे मैंने आप लोगों से कह दिया कि आप लोगों ने एक कैपिटल बजटिंग का आप लोगों ने एक टॉपिक तैयार करना है। ठीक है, जो बिल्कुल भी किसी क्लास के एक बच्चे से भी नहीं हुआ। ठीक है, ये पता है बस कि क्लास को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके बस क्लास को छोड़ देना, बाकी कुछ भी नहीं पता आप लोगों को। ऐसे ही आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है। अगर आप लोगों को एनालिसिस करने को कहा जाए तो आप लोगों ने उस पूरी फॉर्म्स का ऑर्गेनाइजेशंस का एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस करने के बाद आप लोगों ने ये चीज डिसाइड करनी होती है कि इसमें से हम लोगों ने कौन कौन सी चीजों को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अब आप लोगों को एग्जाम्पल दूं कि मैं कहूँ कि जी आप लोगों ने एक, आप लोगों के पास एमटीएम ऑर्गेनाइजेशन है, आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करना है। ठीक है, आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करोगे। अब मेरी मर्जी है उसमें से मैं आप लोगों से जैसे मर्जी पूछ लूं, मैं एचआर डिपार्टमेंट का पूछ लूं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का पूछ लूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट का पूछ लूं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का पूछ लूं। ये तो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं आप लोगों से क्या क्वेश्चन करती हूँ। कैपिटल बजटिंग वो बजटिंग होता है जिसमें आप पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग करते हो, प्रोजेक्ट के ऊपर एनालाइजिंग करते हो। देन उनमें से एक चीज को जो है वो डिसाइड किया जाता है कि आप लोगों ने इसके ऊपर कौन सा कैपिटल बजटिंग डिसाइड करना। दैट्स अ क्लियर पॉइंट। क्लास क्लियर है ये बात? यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड करो मानून। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग है। फर्स्ट पे आ जाता है ग्रोथ है, लार्ज अमाउंट है, पॉसिबिलिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, रिस्क है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि कैपिटल बजटिंग में हम ग्रोथ कैसे करेंगे, लार्ज अमाउंट है, रिवर्सिबिलिटी है,
मैम आपकी आवाज कट रही है, समझ ही नहीं आ रही। मैम समझ ही नहीं आ रही आपकी आवाज की। नो मैम, अभी भी नहीं ठीक आ रही। वैसा ओपन करो। अब हम बात कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। मानू ठीक है वॉइस? मैम ठीक है। बात कर रहे थे इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज करते हैं, ग्रोथ है, लॉसबिलिटी, कम्प्लेक्सिटी, रिस्क, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। अब आपको इसके जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म्स से ही पता चल रहा होगा। क्या कह रही हो? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मैम आ रही है। आ रही है, ठीक है। अब आप लोगों को इस वर्ड से पता चल रहा होगा, इसकी इम्पोर्टेंस से पता चल रहा होगा। जैसे हम फर्स्ट जो है वो टॉपिक में डिस्कस किया है कि इसमें हम लोग जो है वो एज अ रिस्क के तौर पे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग लाइक अपनी एग्जांपल कर कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि वी आर नॉट श्योर के इन प्रॉफिट प्रोसेस एंड लॉसेस साथ जो है वो प्रॉफिट प्रोसेस होने लगा या हमारे पास साथ जो है वो लॉस प्रोसेस होने लगा है। हम जो है वो एज अ रिस्क के तौर पर एज अ हम लोग अनसर्टन स्टार्ट करते हैं। जब हम बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम स्टेप बाय स्टेप करके देन नेक्स्ट जो है वो स्टेप की तरफ मूव करना होता है। हम विदाउट स्टेप को जो है वो यूज किए या इम्प्लीमेंट किए कभी भी जो है वो स्टेप सकते हैं। इसी तरह वो ये कहते हैं कि बजटिंग होता है, उस पे एक हैवी अमाउंट इन्वेस्टमेंट होती है, वहां पे चीजों की ग्रोथ होती है, वहां पे एक रिस्क होता है। उसके बाद वो कहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इम्प्लीकेशन की जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों ने जो प्राइवेट बिजनेस है उसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, जो आप लोगों के लार्ज लेवल के बिजनेस हैं वहां पे जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना उनके ऊपर प्रोसेस किया जाएगा। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो मानो। नेक्स्ट आप लोगों का 1 मिनट बैक पे करो जरा। ये देखो उसने कहा कि बेनिफिट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या होगा। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इवैल्यूएट अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट फॉर to forecast return from the project and determine whether return from the project is adequate. Capital budgeting decisions evaluate expenditure decisions which involve current outflow to funds but are likely to produce benefits over a period of time more than 1 year.
जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता के आई हूँ कि जो आप लोगों का कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस होता है उसमें जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जो है वो प्लान करते हैं, डिसीजन करते हैं। ठीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, मोर देन 1 ईयर का होता है। और जो हम लोग बेनिफिट लेते हैं अपने बजटिंग से, अपने एक्सपेंडिचर से, अपने रेवेन्यू से, अपने एक्सपेंसेस से, वो भी हम लोग मोर देन 1 ईयर जो है वो अपने एसेट से बेनिफिट्स लेते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। Project categorization. First phase, establishment of new product and services, replacement project, maintenance and or cost reduction, expansion of existing projects, research and development projects. उसके बाद लॉन्ग टर्म आ जाते हैं, सेफ्टी आ जाता है और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। अब उसने कहा कि आप लोगों के पास जो कैपिटल बजटिंग है, अगर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट रेडी करना होता है तो हम लोग प्रोजेक्ट को एक रेडी करने के लिए डेफिनेटली हम लोग को जो है वो डिफरेंट कैटेगरी से जो है वो प्रोसेस करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला उसने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब आप लोग जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हो ना, तो उसमें आप लोग 2 तरह का डाटा यूज करते हो। एक आपके पास सेकेंडरी डाटा होता है और एक आप लोग के पास प्राइमरी डाटा होता है। जो सेकेंडरी डाटा होता है वो ऑलरेडी जो है वो पब्लिश डाटा होता है, उसमें सम ऑफ चेंजेस करके आप अपने डाटा को, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो। बट जो आप लोगों के पास प्राइमरी डाटा होता है या प्राइमरी प्रोजेक्ट होता है, इट्स मीन दैट कि उसमें आप लोगों ने न्यू जो है वो चीजों को इंक्लूड करना है, न्यू कोई प्रोडक्ट बनानी है, न्यू चीज को लॉन्च करके आपने उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट करनी है और अपनी चीजों को सर्विसेज देनी है और उनको प्रोवाइड करना है। अब वो कहते हैं कि रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, डेफिनेटली जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपके पास 2 तरह का डाटा, एक प्राइमरी डाटा और एक आप लोगों के पास सेकेंडरी डाटा है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि चेंज करना, एक चीज की बजाय दूसरी चीज को लेके आना। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम सेकेंडरी की डाटा की बात करते हैं तो हम उसमें सम ऑफ जो है वो फिगर चेंज करके अपने डाटा को कंप्लीट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं कि एक हमारे पास मोबाइल फोन की एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास एक हवावे कंपनी है और दूसरे हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि ओप्पो की कंपनी है। जो हवावे कंपनी है वो ऑलरेडी पहले मार्केट में सरवाइव कर रही थी, उसके मोबाइल की जो रेंज थी ना वो 20,000 थी। लेकिन जो हमारे पास जो ओप्पो कंपनी है ना, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है। जो आपके पास ओप्पो की कंपनी है ना, उसने क्या किया, उसने मार्केट में आना चाह रही थी, वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रही थी। उसने कहा कि मार्केट में इसकी 20,000 की अमाउंट से जो है वो ऑलरेडी सेल आउट हो रहा है, लेकिन अब मैंने इसकी रेंज जो है वो 20,000 नहीं रखनी, मैंने इसको 19,000 की रेंज में लेके आना। अपनी कॉस्ट को क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब कि अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है उसने। ठीक है, उसने प्रोडक्ट, उसकी भी प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन उसने क्या किया, उसने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए उसने चीजों की रेशियो को कम कर दिया, कॉस्ट को कम कर दिया, ताकि कस्टमर जो है उस चीज से अट्रैक्ट हो, उस चीज को ज्यादा से ज्यादा जो है वो बाय करें, उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट भी ज्यादा हो। ठीक है, इस तरह उसने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करते हो, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करोगे कि जब आपने मार्केट को सर्वाइव किया, मार्केट को रिसर्च किया, सबसे पहले आप लोग सर्च करते हो, सर्च करने के बाद अपनी रिसर्च करते हो। ठीक है, जब तक आप पहले चीजों को सर्च नहीं करोगे तब तक आप लोगों की रिसर्च नहीं होगी। रिसर्च तब होगी जब चीजों को सर्च करोगे। ठीक है, उसने कहा कि रिसर्च किया, पहले आप लोगों ने चीजों को सर्च किया कि जी मार्केट में ये वाली चीजें जो है वो प्रोडक्ट बन रही हैं, ये मार्केट में सेल हो रही है, ये कस्टमर की नीड है, इतनी प्राइस पे सेल हो गई है, वो हमारा सर्च प्रोजेक्ट था। लेकिन जब हमने चीजों को रिसर्च किया, रिसर्च करने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने चीजों को बना के हमने उनके अंदर डेवलपमेंट की है। ठीक है, डेवलपमेंट हमने क्या की है कि हम भी एक अच्छी चीज बना रहे हैं, लेकिन हमने उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड करो महानूर। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है कि कैपिटल बजटिंग 8 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। हैव अ गुड आइडिया, उसने कहा है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया होगा तो कैपिटल बजटिंग होगी। सूटेबल प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड कंसीडर अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। अब जैसे फर्स्ट तो उसने बात की है कि गुड आइडिया होना चाहिए। अगर जैसे हम लाइक अभी एग्जांपल कर रहे थे मोबाइल फोन की,
कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना लेते हो जो कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कस्टमर को उस चीज की नीड भी नहीं है, उनकी वांट भी नहीं है, उनकी डिमांड भी नहीं है। आप प्रोडक्ट बना के क्या करते हो, मार्केट में लेके आते हो, जब तक कस्टमर उस चीज से सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो उस चीज के आइडिया से सेटिस्फाइड नहीं है, तब तक वो बाय नहीं करेगा। आपका जो आइडिया है वो एक वैलिड होना चाहिए, गुड होना चाहिए। उसके बाद सूटेबल प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ये होना चाहिए कि आपके पास ये नहीं कि सिर्फ अगर आप लोग एक चीज, जैसे ओप्पो मोबाइल की हम एग्जांपल कर लेते हैं कि आपने एक जो है वो प्रोडक्ट बनाई है, आपने उसके अंदर जो है उसकी फीचर जो है वो इंक्लूड किए हैं। अगर लेट्स सपोज के एक ऐप जो है ना उसमें से क्लोज हो जाता है, आपने उसका अल्टरनेट भी बताना है कस्टमर को कि अगर ये ऐसे मोबाइल फोन बंद हो जाते तो आपने इसको ऑन कैसे करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला, उसने बताया कि फाइनेंशियल एनालिसिस करना होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने अपने कैपिटल बजटिंग को एनालिसिस करना है। उसके बाद उसने फिफ्थ वाले पॉइंट में ये बता दिया कि एनालिसिस अल्टरनेटिव एंड आइडेंटिफाई पॉसिबल अल्टरनेटिव। ठीक है, उसने कहा है कि आप लोगों के पास एनालिसिस होना चाहिए, अपनी चीजों को अल्टरनेटिव एनालिसिस भी करके रखना है कि अगर ये चीज जो है वो इस तरह हो जाएगी तो हमने इसका अल्टरनेट कैसे जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसने कहा है सिक्स वाले पॉइंट पे कि चूज द प्रोजेक्ट टू अंडरटेक। हम लोगों ने वो वाला जो है वो चूज करना है प्रोजेक्ट जो हमारे कैपिटल बजटिंग के रेलिवेंट हो, जो हमारी प्रोडक्ट के रेलिवेंट हो, जो हमारे लिए सूटेबल हो। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है कि रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हम लोगों को जो है, अगर हम लोग एक वर्किंग कर रहे हैं तो हम लोगों के स्टिल ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट को बनाया, बना के कभी आप लोग जो है उसको सेट कर रहे हो, कभी उसके अंदर कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। जब एक प्रोडक्ट बना ली है तो बना के आपने उसको पहले मार्केट में लेके आना है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि कैरी आउट पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट। ठीक है, फिर उस बनाने का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी प्रोडक्ट को बना के मार्केट में लेके आओगे तो देन उसके ऊपर ऑडिट होगा। जब तक आप उसको बना के ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं निकालोगे तब तक नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं चलना कि प्रॉफिट कैसे निकालना है और लॉस कैसे निकालना है। क्लियर है यहाँ तक सबका? क्लास क्लियर है यहाँ तक सबका? यस मैम। उसामा सलीम कौन है? मैम मोहित कौन है? मानू नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड करो मानूर। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स क्या होते हैं आप लोगों के। अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि प्रपोजल्स क्या होते हैं। पता है प्रपोजल्स क्या होते हैं आप लोगों को? पता है प्रपोजल्स क्या होते हैं? मैम जो किसी को हम ऑफर करते हैं कि यहाँ पे आगे इन्वेस्टमेंट करें, वो उसे प्रपोजल कहते हैं। क्या कहते हैं, दोबारा से बताओ, दोबारा बताओ। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम जो मैसेज सेंड करते हैं उन्हें कहते हैं कि इस जगह पे आके आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, उसे प्रपोजल कहते होंगे। ठीक है, और मोहित आप बताओ प्रपोजल किसको कहते हैं? यहाँ पे उसने कहा है कि प्रपोजल वो होता है जैसे हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं। क्या बताया मोहित आपने, बताना जरा दोबारा। ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं कि हम जो है ना, अब जैसे मैं आपकी क्लास को जो है ना वो एक टॉपिक असाइन कर देती हूँ। ठीक है, आपकी क्लास में जो है वो जैसे अभी आप लोग रिसेंटली जो है ना वो टॉपिक असाइन किए गए थे। ठीक है, मैंने कहा था कि आप लोगों ने जो है ना वो इसके ऊपर वर्किंग करके लेके आनी है। हर बच्चे ने, हर ग्रुप ने जो है वो अपनी अपनी वर्किंग लेके आए हैं। ठीक है,
अब हर बंदे ने उसके अपना अपना आइडिया लेके आए हैं कि हमारा ये आइडिया, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं, कैपिटल बजटिंग की बात कर लेते हैं। मैं कहती हूँ जी कैपिटल बजटिंग का टॉपिक है, आप हर बच्चे ने अपने अपने व्यूज जो है ना वो इसके ऊपर आइडियाज लेके आने हैं, हर बच्चे ने अपने अपने जो है वो इससे रेलिवेंट जो है वो डाटा लेके आना है। वैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब नहीं होता कि प्रपोजल का मतलब होता है कि सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में लेके आना है, ये नहीं कि पूरी हिस्ट्री ही उठा के ले आनी है उसकी। हाँ, अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें तो उसको भी शॉर्ट फॉर्म में बताना है, ऑब्जेक्टिव को भी, उसके स्वॉट एनालिसिस को भी, उसकी समरी को भी, ए टू जी चीजों को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, बट उसको एक समरी की फॉर्म में बताना है, उसको प्रपोजल कहते हो आप। अब यहाँ पे उसने कहा वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होता है, नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया और डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। नॉन डिस्काउंटिंग में उसने बता दिया पे बैक पीरियड है और इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न है आप लोगों के पास। उसके बाद डिस्काउंट पीबी है आपके पास, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया गया है और इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न दिया गया। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो मानूर। अब यहाँ पे उसने कहा कि पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है। पे बैक पीरियड मेथड वो होता है कि जिसमें हम लोग अपने जो है वो लास्ट ईयर को कंपैरिजन करते हैं कि क्या हमारे लास्ट ईयर में कौन सी एक्टिविटीज हुई थी, कौन सी हम लोगों ने चीजें जो है वो ऐड की थी, कौन सी हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है, कौन सा हम लोगों को लॉस हुआ है। हम इन सारी चीजों को पे बैक पीरियड में देखते हैं। अब यहाँ पे उसने इसका फार्मूला बता दिया है। पे बैक पीरियड है आप लोगों के पास, उसके बाद कैश आउटफ्लो है और डिवाइडेड कर दिया उसको कैश इनफ्लो के साथ, ठीक है। अब उसने कहा है कि आपके पास जो है कैश, व्हेन कैश इनफ्लो आर नॉट कांस्टेंट, कि जब आप लोगों का कैश जो है वो इनफ्लो कांस्टेंट ना हो तो आप लोगों ने उसके लिए कौन सा फार्मूला, एक कांस्टेंट है और एक वो है कि जब आपका कैश जो है वो कांस्टेंट ना हो उसके लिए रिक्वायर्ड इन कैश फ्लो यूज करना है, उसको डिवाइड कर देना आप लोगों ने नेक्स्ट ईयर के साथ और मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देना। नेक्स्ट वाला करो मानूर। अब आपके पास आ जाता है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड वो मेथड होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं कि जी हम लोगों ने हर जो है ना अपनी एनुअली जो है वो एवरेज निकाली हुई है कि हमें बिजनेस के अंदर इतना प्रॉफिट होना है और हमें इतना लॉस होना है, ठीक है। उसके लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं उसमें एक हम लोग हमारे पास आ जाता है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड आ जाता है और एक हमारे पास आ जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेथड। इनिशियल में उसने एवरेज इन्वेस्टमेंट में क्या करोगे आप लोग, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लोगे, ये क्वेश्चन में आप लोगों को अमाउंट्स गिवन होंगी, और एवरेज इन्वेस्टमेंट करोगे, एवरेज प्रॉफिट करोगे और इन्वेस्टमेंट करके मल्टीप्लाई 100 कर दोगे इसके साथ। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो महनूर। उसके बाद नेक्स्ट वाला आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड मेथड क्या आ जाता है। मैंने अभी आप लोगों को बात बताई कि उसने कहा कि इन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड द कैश इनफ्लो आर डिस्काउंटेड बाय अप्लाइंग द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। For this discount, cash inflow are calculated by multiplying the present value factor into cash inflow। फार्मूला ही जस्ट उसने यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया हुआ है। उसने कहा है कि पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को लास्ट वाली स्लाइड में भी बता के आई हूँ कि पे बैक पीरियड मेथड में आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के डाटा को वाला जो है वो कहते हैं कि डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया क्या होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू है, it is the best method for the evaluation of the investment proposal. This method take into the account time वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। वो कहते हैं कि जब हमने अपनी मनी को कैलकुलेट करना होता है ना तो उसका ये एक बेस्ट मेथड होता है कि हमने अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। उसके लिए उसने फार्मूला बता दिया आप लोगों को कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में से लेस करते हो आप लोग प्रेजेंट वैल्यू को। उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में उसने बता दिया आप लोगों को एक्सेप्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू जो जब आप लोगों का लेस देन होता है जीरो से तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। रिजेक्टिंग प्रोसेस क्या होता है, जब आप लोगों का ग्रेटर देन होता है, जब आप लोगों के इक्वल टू जीरो होता है तो वो नॉट एक्सेप्टेड होता है आप लोगों का, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो महनूर।
अब वो कहते हैं कि डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, आपको भी पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, जिसमें हमारे कैश जो है वो सम टाइम इनफ्लो करता है और सम टाइम जो है वो आउटफ्लो करने लग जाता है, वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है। हमारा एक्सेप्टेड जो है वो क्राइटेरिया ये होगा कि जब आप लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो लेस देन होगा तो एक्सेप्ट होगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो वो रिजेक्ट प्रोसेस होगा। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो मानो। उसके बाद आ जाता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट ऑफ द रिटर्न दैट अ प्रोजेक्ट अर्न, द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग कैलकुलेट बाय द trial and error where the present value of future cash flow is equal to the present value of outflow is known as the internal rate of return। internal rate of return का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने अपने डिस्काउंट से अपने ट्रायल को, अपने एरर को जो है वो कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने अपनी फ्यूचर में कैश फ्लो को, अपने आउटफ्लो को, इन सारी चीजों को जो है वो मिक्स जो है करके इनका एक मेथड सेट करना होता है जिसको हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। और किसका सेट करते हो आप? अपनी ऑर्गेनाइजेशन का करते हो। अब उसने कहा है कि आप लोगों के पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हायर रेट भी दिया हुआ है और उसका लोअर रेट भी दिया हुआ है। हायर रेट में बता दिया है कि आप लोगों के पास नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट होगा और लोअर में क्या होगा? लोअर रेट दिया होगा। ये क्वेश्चन में आप लोगों को लोअर रेट का भी बताया जाएगा और हायर रेट का भी बताया जाएगा। नेक्स्ट वाला करो। अब यहाँ पे उसने आप लोगों को एग्जांपल दे दी है कि आप लोगों ने इसको एग्जांपल को कैसे करना है। एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, आप लोगों के पास 5 ईयर्स दिए गए हैं, कैश फ्लोज दिए गए हैं और आउटफ्लो जो है वो दे दिया है कि आप लोगों को 1 लाख की अमाउंट से कैपिटल 10% दिया गया है। उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू है, IRR है, पे बैक पीरियड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है और डिस्काउंट पे बैक पीरियड है। ये सारी चीजों को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। पीछे फार्मूलाज करके आए हो, अपने फार्मूलाज को एडजस्ट करके आप लोगों ने इसको पुट कर लेना है। नेक्स्ट वाली दिखाओ। नेक्स्ट वाली दिखाओ स्लाइड, और मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखाऊं। बस यहाँ पे अब वो कहते हैं कि आपके पास कंपोजिशन ऑफ IRR क्या होगा। हायर रेट पढ़ के आए हो आप लोग पीछे, और उसके बाद लोअर रेट पढ़ के आइए तो पढ़ लिया पीछे। नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखाओ जरा मुझे, और नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे उसने कहा है कि आप लोगों के पास डिस्काउंट पे बैक पीरियड दिया हुआ है, आपके पास 5 ईयर है, कैश फ्लो दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो दिया हुआ है और क्यूमुलेटेड कैश फ्लो दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन गिवन होगा। आप लोगों ने जस्ट उसको जो है उसने क्या कहा है आप लोगों से कि आप लोगों ने कंप्लीटेड ईयर जो है ना वो पे बैक पीरियड का फार्मूला लगाना है, पे बैक पीरियड का फार्मूला लगा के इसकी अमाउंट को एडजस्ट कर देना। नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखाओ मनोज। नेक्स्ट करो तो बस ठीक है। यहाँ तक कोई बात पूछने वाली है आप लोगों की तो पूछ लो।